फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। अब मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ हो लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही बड़ा लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा और भाई साहब का वो रौब मुझ पर नहीं रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस नहीं होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर अब नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें बड़ा दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या बस यूं ही पढ़ लिए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण इस समूचे भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हें भी चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य स्वीकार करते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा। और शैतान का हाल भी तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसे भी अभिमान हो गया कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त है ही नहीं, और अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से सीधे नरक में ढकेल दिया गया। और तुमने अभी केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फट गया। तुम बस ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन बटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। वैसे तो कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी तो नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना कभी खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो? अरे 8 तो केवल हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद कर लेना आसान है। कहीं 7वें की जगह 8वां हेनरी लिख दिया और सारे नंबर गायब। सफाचट। अरे सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। और दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को नाम भी नहीं सूझता था। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम तो मैं बता देता उनको। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह समझिए। औ ब जौ की जगह जौ ब औ लिख दिया और सारे नंबर गायब। अरे कोई निर्दयियों से ये नहीं पूछता कि औ ब जौ और औ जौ ब में क्या फर्क है। अरे व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाया, इसमें क्या अंतर है भाई? लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इस रटंत विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अरे आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा है? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अरे इससे क्या मतलब है? दुगना हो, चौगुना हो या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात आपको याद करनी पड़ेगी। कभी कह देंगे कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी को सामने खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और उसके नाम को रोते रहिए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी एक अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति हो जाती है। अब इस जरा सी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिखे?
जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ की किसी बात को बस ठूंस दिया जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो वो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4-4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अरे जब संक्षेप में 4 पन्ने हुए तो ऐसे तो शायद 200-400 पन्ने लिखवा डालते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी चलिए। अब बताइए ये उल्टी बात है कि नहीं? जरा सी एक छोटा सा बालक भी ये बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इस बात की तमीज नहीं है और उस पर इनका दावा है कि भैया हम तो अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा एक दिन। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन भी मुझे आज निस्वाद सा लग रहा था कि भैया जब पास होने पे ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत सा कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना था कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा।